स्टूडेंट्स, अपना जो टॉपिक चल रहा था प्रोबेबिलिटी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल। नाउ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर आपके दो इवेंट ए और बी इस तरह से हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट मतलब जो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, वो इवेंट आपस में कहलाते हैं इंडिपेंडेंट। जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, फर्स्ट चांस में हेड आया है, सेकंड जब टॉस करूंगा जरूरी नहीं कि टेल आए या हेड आए, तो सेकंड बार टॉस करने पर जो भी इवेंट आएगा वो फर्स्ट पे डिपेंडेंट नहीं है। इस तरह से कॉइन टॉसिंग में हेड और टेल आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट। तो जब इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी दोनों इवेंट के साथ में होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उन दोनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। बट अगर इवेंट आपके डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट मीन्स सपोज अपने दो सेट डिफाइन किए, सपोज एक क्लास है, उस क्लास के अंदर फर्स्ट सेट मैंने डिफाइन कर दिया गर्ल्स के ऊपर और सेकंड सेट डिफाइन किया है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेट 60% मार्क्स इन 12th क्लास। अब दोनों इवेंट को अगर साथ में करना है ए इंटरसेक्शन बी, तो वहां ये डिपेंड करेगा कि कौन सा इवेंट फर्स्ट आ रहा है। अगर सेट ए पहले होता है यानी गर्ल्स का सेट पहले होता है, तो उसके बाद बी जो इवेंट है यानी 60% वाले स्टूडेंट को जो सेलेक्ट करना है वो अपन को गर्ल्स में से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जो सेकंड सेट है वो किस पे डिपेंड हो गया? फर्स्ट सेट पे डिपेंड हो गया। इसी तरह 60% स्टूडेंट वाला सेट अगर पहले आ जाता है तो दूसरा इवेंट यानी गर्ल्स वाले इवेंट को अगर साथ में होना है तो वो गर्ल्स कहां से निकलेगी? जिनके भी 60% मार्क्स 12th में गर्ल्स, वहां से ही हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो इस तरह से ये दोनों इवेंट जो है वो आपस में क्या हो गए? डिपेंडेंट। और जब भी आपके इवेंट डिपेंडेंट होते हैं उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपका इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए। यानी जो भी इवेंट पहले आएगा फर्स्ट उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर ए फर्स्ट आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू, अब बी जो है वो ए पे डिपेंड करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन बाय ए। अगर इवेंट बी फर्स्ट होता है तो हम क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बाय बी। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन रूल यूज होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के केस में। तो यहां जो प्रोबेबिलिटी अपनी आई है ए गिवन बी एंड बी गिवन ए, ये कहलाती है हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या कहलाती है आपकी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो b गिवन बाय a है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन बाय a इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b, दोनों इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी, अपॉन जो इवेंट हो चुका है यानी कौन सा इवेंट हो चुका है a, उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर देंगे। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन बाय a, दोनों इवेंट के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी अपॉन उस प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करना है जो इवेंट हो चुका है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a जो b आपका डिपेंड कर रहा है a पर, यानी इट मींस a हो चुका है और उसके बाद b उसमें से अपन ने निकाला है। तो ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो आज के जो न्यूमेरिकल है अपने इन्हीं रूल्स पे बेस्ड है। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपके पास दो बॉक्सेस है, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए के अंदर आपके पास 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स है, बॉक्स बी में 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स है। वन बॉल बॉक्स ए से बी में ट्रांसफर की गई है और उसके बाद बॉक्स बी में से एक बॉल सेलेक्ट करते हैं। तो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट। जो सेलेक्टेड बॉल है बॉक्स बी में से वो आपको व्हाइट होनी चाहिए। फर्स्ट तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एंड सेकंड वन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल वाज आल्सो व्हाइट, ट्रांसफर बॉल वाज आल्सो व्हाइट। यानी जो बॉल अपने ट्रांसफर की थी बॉक्स ए टू बी वो भी व्हाइट होनी चाहिए। कंडीशनल है, क्या डिपेंड करेगा कि व्हाइट निकल चुकी है, सेकंड बॉक्स से व्हाइट निकल चुकी है, उसको लेके चलना है। और फर्स्ट बॉल से बॉक्स से जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो भी क्या होनी चाहिए? व्हाइट होनी चाहिए। उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां हमें दे रखे टू बॉक्सेस, बॉक्स ए एंड बॉक्स बी। बॉक्स ए में अपने पास 3 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल है और बॉक्स बी में अपने पास 4 व्हाइट, बॉक्स बी में अपने पास 4 व्हाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स है। एक बॉल रैंडमली हमने ट्रांसफर की है बॉक्स ए टू बी। अब वो बॉल आपकी व्हाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है।
उसके बाद बॉक्स बी में से हमने एक बॉल सेलेक्ट किए, इस बॉल के वाइट होने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ कितने इवेंट बनते हैं? फर्स्ट इवेंट तो अपन C1 ले लेते हैं। C1 यहां से बॉल जो ट्रांसफर की है वो व्हाइट भी हो सकती है और ब्लैक भी हो सकती है, तो दो केसेस तो यही बनते हैं। द ट्रांसफर बॉल फ्रॉम बॉक्स A to B इज व्हाइट। तो बॉक्स B के अंदर अब कितनी बॉल्स होगी? देन बॉक्स B है कितनी बॉल्स हो जाएगी? कौन सी बॉल ट्रांसफर की अपन ने? व्हाइट। तो यहां से जैसे व्हाइट बॉल अंदर गई तो अब व्हाइट कितनी होगी? 5 व्हाइट एंड 3 ब्लैक। C2 अपना इवेंट आ जाएगा। C2 इज द इवेंट द ट्रांसफर बॉल फ्रॉम बॉक्स A to B इज ब्लैक। कौन सी हुई? ब्लैक। देन उस केस में बॉक्स B के अंदर कितनी बॉल्स हो जाएगी? बॉक्स B हैव 4 व्हाइट क्योंकि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है और 3 + 1 4 ब्लैक बॉल हो जाएगी। ये W व्हाइट को डिनोट कर रहा है और B ब्लैक को डिनोट कर रहा है। तो C1 C2 ये तो यहां से जो बॉल ट्रांसफर की उसके इवेंट बना लिया मैंने। एक इवेंट और डिफाइन कर लेते हैं W। जो बॉल बॉक्स B से अपन ने सेलेक्ट किए उसे व्हाइट मान लेते हैं। द बॉल ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स B इज व्हाइट। तो ये 3 इवेंट हो गए C1 C2 एंड W। C1 कौन सा इवेंट है? बॉक्स A से बॉक्स B में हमने व्हाइट बॉल ट्रांसफर की है, उस केस में बॉक्स B के अंदर 5 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हो जाएगी। C2 इज द इवेंट बॉक्स A से बॉक्स B में अपने ब्लैक बॉल ट्रांसफर किए, उस केस में बॉक्स B के अंदर 4 व्हाइट और 4 ब्लैक हो जाएगी। एंड W इज द इवेंट जो बॉक्स B से अपने बॉल ट्रांसफर की है वो क्या होनी चाहिए? व्हाइट। तो W आपका क्या इवेंट है? बॉक्स B से जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो आपकी व्हाइट है। नाउ प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। प्रोबेबिलिटी ऑफ C1। C1 कौन सा इवेंट है? बॉक्स A से बॉक्स B में जो बॉल ट्रांसफर की है वो व्हाइट है, तो बॉक्स A में व्हाइट के फेवरेबल केसेस 3 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 3/6 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ C2। C2 इज द इवेंट बॉक्स A से B में ब्लैक बॉल ट्रांसफर किए, ब्लैक बॉल का फेवरेबल केसेस 3 टोटल नंबर ऑफ केसेस 6 3/6 अगेन हाफ। नेक्स्ट व्हाइट बॉल। अब व्हाइट बॉल दोनों ही केसेस में आ रही है, चाहे C1 हो या C2, आप बॉक्स B से व्हाइट बॉल निकाल सकते हो। तो दोनों ही केस की कंडीशनिंग आपकी व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन बाय C1, इसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन बाय C1। व्हाइट बॉल कहां से निकली है? B से, जब बॉक्स A से भी व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई है। अब यहां पे व्हाइट बॉल के फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 5 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 5 + 3 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन बाय C1 इज 5/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन बाय C2। व्हाइट गिवन बाय C2 का मतलब है बॉक्स A से बॉक्स B में जो बॉल ट्रांसफर की है वो क्या है? आपकी ब्लैक बॉल है। उस केस में व्हाइट के फेवरेबल केसेस 4 और टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 4/8। ये तो होगी प्रोबेबिलिटी C1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन बाय C1 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन बाय C2 4/8। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज व्हाइट। जो बॉल यहां से ड्रॉ की है बॉक्स B से वो व्हाइट होनी चाहिए। तो C1 और C2 कोई सा भी इवेंट हो अपन व्हाइट बॉल तो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है आपको C1 हो रहा है या C2 कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि सेकंड बॉक्स से व्हाइट बॉल निकली उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल selected from box B
Now box B is white is given by, सिंपली इसको डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ W। किसे डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ W। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ W जो है वो दोनों इवेंट्स के साथ हो सकता है, चाहे वो C1 के साथ हो तब भी व्हाइट बॉल निकल सकती है और C2 के साथ होगा तब भी आपकी व्हाइट बॉल निकल सकती है। तो उसे लिखेंगे कि इवेंट दोनों ही हो रहे हैं, या तो C1 होगा, C1 इंटरसेक्शन W, बॉक्स A से व्हाइट बॉल ट्रांसफर की है और बॉक्स B से व्हाइट बॉल निकली है, या फिर दूसरा इवेंट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 इंटरसेक्शन W। C2 इंटरसेक्शन W का मतलब हुआ बॉक्स A से ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है, उसके बाद बॉक्स B से व्हाइट बॉल, और दोनों ही केसेस में आपको व्हाइट बॉल मिल रही है ना, दोनों ही केसेस में आपको व्हाइट बॉल मिल रही है। तो इसे ओपन करके आप लिख सकते हैं, बट पहले कौन सा इवेंट हो रहा है? C1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ C1, प्रोबेबिलिटी ऑफ W गिवन बाय C1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ C2, प्रोबेबिलिटी W गिवन बाय C2। ठीक, जो इवेंट पहले होगा उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय सेकेंड इवेंट उस पर डिपेंड करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी। ना यहां वैल्यूज पुट करो, तो वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ C1 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन बाय C1 5/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ C2 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट गिवन बाय C2 4/8। LCM आपका 16 आ गया, 5 + 4 9, 9/16 is the probability that the ball selected from box B is white। अब सेकंड क्या फाइंड आउट करना है इसके अंदर? सेकंड आपसे पूछा है कि the conditional find the conditional probability that the transfer ball was also white। आपको conditional probability फाइंड आउट करनी है कि जो बॉल ट्रांसफर हुई है वो भी व्हाइट है। क्या लेकर चल रहा है? सेकंड बॉक्स से जो बॉल निकली है वो व्हाइट ऑलरेडी आ चुकी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी that the transfer ball was also white is given by क्या चीज लेके चलनी है? बॉक्स बी से व्हाइट बॉल निकल चुकी है, वो इवेंट लेके चलना है। और जो चीज लेकर चलोगे या जो गिवन है उससे अपन हमेशा डिनोमिनेटर लिखते हैं। तो व्हाइट बॉल निकल चुकी है बॉक्स बी से, वो आपको लेकर चलना है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी इस पर डिपेंडेंट कंडीशनिंग प्रोबेबिलिटी आपको ये फाइंड आउट करनी है जो बॉक्स ए से ट्रांसफर हुआ है वो भी व्हाइट थी, यानी ए से बी में जो बॉल ट्रांसफर हुई है उसके व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी को अपन ने किस इवेंट से डिनोट किया था? C1। C1 इज द इवेंट जब हमने बॉक्स ए से बॉक्स बी में व्हाइट बॉल ट्रांसफर की थी। यहां आपको C1 गिवन बाय W फाइंड आउट करना है। Now by the conditional probability C1 given by W is equals to probability of C1 intersection W, दोनों के साथ में होने की probability अपॉन जिस इवेंट को लेकर चलना है उसकी probability से डिवाइड, probability of W। Now C1 intersection W में से कौन सा इवेंट पहले हुआ है? C1 into W उस पर डिपेंडेंट है, W given by C1 अपॉन probability of W। वैल्यूज पुट कर दो, probability of C1 1/2, probability of W given by C1 5/8 upon probability of W अभी जस्ट निकाली अपन ने 9/16। 16 से 16 कैंसिल, 5/9 is the probability that the conditional probability that the transfer ball was also white। Now second numerical। सेकेंड न्यूमेरिकल में आपको दे रखा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B इक्वल्स टू 2/3 देन शो दैट द इवेंट A and B आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज आपको गिवन है। गिवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इक्वल्स टू 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल्स टू 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, यूनियन के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्लस यूज करते हैं, और इंटरसेक्शन के लिए हम यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो यहां सबसे पहले एडिशन रूल यूज कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B जो है
वो आपकी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी आपको दे रखा है 2/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/3। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/3 माइनस इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दिया 1/2 प्लस 1/3। सिंप्लीफाई कर दो एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आएगा 6, 3 2 4 माइनस 2 3 6 माइनस 3 2 6, 4 माइनस 3 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका माइनस का 1/6। तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर है? माइनस का 1/6। माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो आ रहा है वो आपका आ रहा है 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी क्या आ रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आएगा आपका 1/2 इंटू 1/3, वो भी आपका 1/6 आ रहा है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हेंस द गिवन इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। यही आपकी इंडिपेंडेंट की कंडीशन थी। तो आपके इवेंट ए और बी क्या है आपस में? इंडिपेंडेंट। सीधा वाला अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी, ए यूनियन बी यूज किया, वहां अपन ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी की वैल्यूज पुट कर दी, जिससे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद वो आपका आया 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी आपका 1/6 है, दोनों ही वैल्यूज इक्वल है। इट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। Hence A and B are independent. Now the next numerical, question number 3rd. Now question number 3rd. If the two events
A and B are independent with the probability of A equals to 1 by 3 and probability of B equals to 3 by 4, then we have to find the value of probability of A upon A union B. तो ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन बाय A यूनियन B, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ गिवन वैल्यूज क्या क्या है आपके पास? गिवन है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1 by 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 3 by 4 और साथ में गिवन है A and B आर इंडिपेंडेंट। A और B आपके क्या है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो सबसे फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B निकाल लेते हैं, क्योंकि ये चीज गिवन है तो हमें इसकी वैल्यू चाहिएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B जो है इट इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। बट A और B तो इंडिपेंडेंट गिवन है, उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा? दोनों प्रोबेबिलिटीज के मल्टीप्लिकेशन भी इक्वल। तो इसे हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इनटू B। वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपका है 1 by 3 प्लस 3 by 4 माइनस 1 by 3 इनटू 3 by 4। इसे सिंप्लीफाई कर लो। 1 by 3 3 by 4 माइनस 1 by 4 आपका हो जाएगा माइनस प्लस का 1 by 2, 3 by 4 माइनस 1 by 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 by 2 प्लस का, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम आपका 6 आ जाएगा, 2 प्लस 3 5 by 6। क्या आ रही प्रोबेबिलिटी अभी 5 by 6। 5 by 6 आपकी है प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। नाउ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन बाय A यूनियन B एंड दिस इज इक्वल्स टू दोनों इवेंट्स के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी। तो हम इसे लिखेंगे A इंटरसेक्शन A यूनियन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B, A यूनियन B में A इंक्लूडेड है तो पूरा A कॉमन आ सकता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन इवेंट। तो इन दोनों में से कॉमन इवेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B। प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू 1 by 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B की वैल्यू 5 by 6। तो 1 by 3 into 6 by 5, 2 by 5 is the value of the probability A given by A union B। ये है आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ A given by A union B किसके इक्वल हो गया? 2 by 5 के। तो ये थे अपने आज के न्यूमेरिकल जो अपन ने मल्टीप्लिकेशन, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स पे लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।